हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ सही स्वस्थ होंगे। बेसिकली पिछले कल ना हाई कोर्ट क्लर्क का पेपर हुआ था। वहाँ पे जो कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए थे, आज हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली मैंने ये पेपर देखा तो वहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन वही है जो हमने कवर किए हुए हैं ना। एक आधा क्वेश्चन हो सकता है जो हमने नहीं मैंने आपको कवर करवाया होगा। मैक्सिमम क्वेश्चन है जो मैंने आपको कवर करवाए हैं, तो आज हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर डिनोटिंग द डिटैचेबल मूवमेंट ऑफ अ कंप्यूटर माउस। देखो, ये मैंने आपको पहले भी समझाया था। इस टर्म को क्या बोला जाता है? इसको मिकी बोला जाता है ना। जो बच्चे स्टार्टिंग से जिन्होंने ज्योमेट्रिक प्लेलिस्ट देखी है तो उनको पता है, ये आपने सर बताया भी हुआ है कि एक टर्म आती है कंप्यूटर माउस से रिलेटेड, एक टर्म पूछी जाती है काफ़ी, है ना। तो बेसिकली जब आप एक मूवमेंट होती है ना, मूवमेंट मैंने आपको ये भी बताया था कि जो आपका माउस है वो मूवमेंट कैसे करता है। वो बेसिकली हमारे बच्चे हम पढ़ते थे ना बचपन में, 2D ज्योमेट्री हम पढ़ते थे। बेसिकली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात हम करते थे। तो जैसे हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की हमें पता है वैल्यूज आती थी। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे मेरा एक पॉइंट है और यहाँ पे मेरा एक पॉइंट है, तो हम ऐसे लिखते थे ना बचपन में 1,1। एक्स एक्सिस की वैल्यू भी 1 है हमारी और वाई एक्सिस की वैल्यू भी कितनी हमारे पास 1 है। तो ये सारा जो मूवमेंट ट्रैक करना, फिर उसको कंप्यूटर उसको डिकोड करता है और उसके बिहाफ पे आपकी स्क्रीन के ऊपर जो आपका माउस का कर्सर है उसको मूव करता है। तो उसी टर्म को मैंने बताया था कि उसको हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2D के वे में पढ़ते हैं और उसको मिकी बोला जाता है कंप्यूटर की वे में। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाता। देन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ स्टोरेज डिवाइस दैट यूजेज रिजिड परमानेंटली इंस्टॉल। देखो, मैग्नेटिक डिस्क की यहाँ पे बात आ गई। और मैंने क्या बताया था, जब भी मैग्नेटिक डिस्क की यहाँ पे बात आती है तो मैग्नेटिक डिस्क कौन सी होती है? हमारी हार्ड डिस्क होती है ना। तो यहाँ पे क्या बन जाता है आपका? डी आपका राइट आंसर बन जाता। सारी चीज़ें वही है जो मैंने आपको करवाई है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन मुझे लगा नहीं है जो हमने डिस्कस नहीं किया है, जो बच्चे स्टार्टिंग से देख रहे हैं। और ऐसा भी एक क्वेश्चन मैंने देखा जो मैंने जस्ट पिछले कल ही करवाया था बच्चों को, है ना। मैंने एक बताया था कि हमारे पास कमांड प्रॉम्प्ट की एक एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है .com करके, वो भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। देखो, वही होता है जो मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बताता हूँ ना, उनको काइंडली आप लिख लिया करो, क्योंकि वही एग्जामिनर पूछता है आपसे। ऐसा नहीं जो मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन करवाया है कि बस सर वही इंपॉर्टेंट है। जो मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताता हूँ ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। क्योंकि जैसे हम भी एज अ टीचर हैं तो हमें पता होता है कि एग्जामिनर किस वे में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या क्या तरीके हैं जहाँ से आपको एक तरीके से होता है ना, टंग ट्विस्टर करके आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं हम। तो वो सारे तरीके हमें पता होता है, जस्ट आपको बताने के लिए कि यहाँ यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट लिखवाता हूँ, तो काइंडली उनको भी आप नोट कर लिया करो। देन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द नेम गिवन टू अ इलीगल कॉपी। देखो, इलीगल कॉपी कौन सी बन जाएगी? देखो, लोडर आपको भी सभी को पता है। अगर आपको ऑड वन आउट भी करना होता है ना, तब भी क्या बन जाता? बूट लैग ही आपका राइट आंसर बन जाता। क्योंकि देखो, वायरस आपको पता है एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो आपके सिस्टम को हार्म करने का काम करता है। लोडर क्या होता है? देखो, लिंकर और लोडर मैंने आपको बताया था जब हम एक क्वेश्चन आया था हमारा C और C++ का एक क्वेश्चन आता है कि लोडर क्या करता है। लोडर एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपके प्रोग्राम को, मान लेते हैं आपके जो आपने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है ना, उस प्रोग्राम को किसके ऊपर लेकर आने का काम करता है? रैम के ऊपर लेके आने का काम करता है ना। अभी आपका प्रोग्राम आपने सेव करके रखा हुआ है परमानेंट स्टोरेज के ऊपर। तो लोडर क्या करता है? उसी प्रोग्राम को रैम के ऊपर लेके आने का काम करता है, मतलब प्रोग्राम को लोड करता है। क्योंकि आपको पता है सारा का सारा काम कहाँ पे होता है? रैम के ऊपर ही होता है। तभी लोडर हम प्रोग्राम पढ़ते हैं। देखो, लिंकिंग है लोडर, मैंने आपको बताया था। लिंकिंग क्या होता है? जब आप अलग अलग, मान लेते हैं आपने अपना प्रोग्राम तो ये बनाया प्रोग्राम P1, पर इसको चलाने के लिए आपको L1 प्रोग्राम चाहिए, L2 प्रोग्राम चाहिए। तो लिंकर क्या करता है? लिंकर क्या करता है? इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम करता है। तो जब आप इन दोनों को जोड़ देते हो आपस में, तो ये आपका क्या बन जाता है? कंप्लीट प्रोग्राम एक बन जाता है। आपने तो अपना प्रोग्राम P1 लिखा छोटा था, पर P1 को चलाने के लिए एक्स्ट्रा कुछ प्रोग्राम लगते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा। बेसिकली आप फाइल्स बोल सकते हैं, लाइब्रेरी फाइल्स हम आप उनको बोल सकते हो। तो लाइब्रेरी फाइल्स के अंदर जो भी कोड होता है उसको आप क्या करते हो? जोड़ते हो अपने एग्जिस्टिंग प्रोग्राम के साथ। इस स्टेप को बोला जाता है लिंकर। और जब आपका प्रोग्राम बन जाता है और इस प्रोग्राम को लेकर आना है, कहाँ पे लेकर आना है? हमें रैम के ऊपर लेके आना है। तो जब हम रैम के ऊपर इसको लेके आते हैं तो ये काम कौन करता है? आपका लोडर ये काम करता है। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस भी की हुई थी। तो जस्ट आपको देखो, इजी क्वेश्चन थे, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं थे। तो इसमें तो आपको 20 आउट ऑफ 20 ही आने चाहिए थे, जितना यहाँ पे हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं। जो बच्चे स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं तो उनके लिए तो काफ़ी बेनिफिट है यहाँ पे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर एंड अदर एंड डिवाइस। देखो, ये मैंने आपको जस्ट 4-5 दिन पहले ही बताया था कि हम अलग अलग टाइप ऑफ केबल्स पढ़ते हैं, है ना। एक मैंने बताया था आपको हम क्या करते हैं, स्ट्रेट थ्रू पढ़ते हैं, है ना। एक हम पढ़ते हैं क्रॉस केबल। तो यही आ गया कि जब हमें अलग अलग टाइप ऑफ केबल्स कनेक्ट करनी होती हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हम बेसिकली पैच केबल, और पैच केबल को हम समटाइम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट, मतलब कोई पैच केबल में तो दोनों आ सकती हैं। कौन सी आ सकती है? हमारे पास क्रॉस भी आ सकती है और स्ट्रेट थ्रू भी आ सकती है। मतलब एक ऐसी केबल्स होती है जिनको हम डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं हमारे पैच
पैनल के साथ, है ना। पैच पैनल इन द सेंस जैसे मतलब जो आपका स्विच वगैरह होते हैं, तो स्विच के आगे नेटवर्क जो तारें बिछाई जाती है वो पैच पैनल पे दी जाती है। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, ये आ गया आपका हब या फिर स्विच, है ना। पीछे से आपको हब के या स्विच के ऊपर आपको कनेक्शन आ रहा है, फिर आपने क्या किया, इस स्विच से एक तार निकाल ली, है ना, वो तार लगा दिया आपने आगे पैच पैनल के ऊपर, है ना। पैच पैनल के ऊपर आपने ये तार लगा दी। अब पैच पैनल क्या काम करता है, यहाँ से आपका एक्चुअल में जो नेटवर्क होता है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अलग अलग डिवाइसेस के ऊपर। तो वही था कि जब आपको क्या करना है, कनेक्ट करने हैं कंप्यूटर अदर या फिर कंप्यूटर या फिर और भी डिवाइसेस हैं, उनको नेटवर्किंग डिवाइस को कनेक्ट करना है आपस में। तो किसके साथ, हब और स्विच के साथ। तो उसके लिए आप किसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, एक तो आपको बेसिकली कोई ना कोई केबल कनेक्शन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। और केबल कौन कौन सी हो सकती है, पैच केबल्स वो होती है जो आप स्विच से हब के थ्रू लगवाते हो, वो पैच केबल आती है। और जो स्ट्रेट थ्रू केबल आती है वो बेसिकली जो आप आगे भेजते हो ना अलग अलग डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए। क्योंकि मैंने आपको ये कल भी बताया था, जब लास्ट टाइम हमने ये पढ़ा था, तो मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि आपकी जो केबल्स होती हैं, स्ट्रेट थ्रू केबल होती है, वो क्या करती है, डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट करती है। जैसे मुझे क्या करना है, मुझे अपना कंप्यूटर को कनेक्ट करना है मेरे लैन या फिर ईथरनेट के साथ, तब मुझे किस टाइप का वायर चाहिए होगी, मुझे स्ट्रेट थ्रू वायर चाहिए होगी। और जब मुझे एक जैसे डिवाइस कनेक्ट करने हैं, मान लेते हैं मुझे कंप्यूटर को कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड करना है, तब यहाँ पे मुझे क्रॉस, ठीक है, यहाँ पे मुझे क्रॉस केबल का रिक्वायरमेंट पड़ेगी या फिर क्रॉस थ्रू केबल की मुझे रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो ये मैंने आपको पहले, मतलब ज़्यादा पुराना नहीं है, जस्ट हमारे पास 3-4 दिन पहले ही हमने ये क्लास ली थी, वहाँ पे मैंने ये सारे आपको एक्सप्लेन की थी डिटेल में। तो देखो वही क्वेश्चन आ गया था यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बन जाता, बी एंड सी आर द राइट आंसर, तो यहाँ पे डी आपका क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच द फ्लोइंग केबल वर्क ऑन द प्रॉपर। देखो लाइट के ऊपर कौन काम करती है, फाइबर ऑप्टिक्स। काफ़ी बार हमने डिस्कस किया हुआ है फाइबर ऑप्टिक्स के, हमने मोड भी पढ़े हुए, अलग अलग मोड होते हैं। एक हमारे पास आता है सिंगल मोड, और सेकंड हम पढ़ लेते हैं मल्टी मोड, है ना। ये मैंने आपको बताया भी था कि इसके मोड भी पूछे जाते हैं फाइबर ऑप्टिक्स केबल के। और ये हमारे पास जो फाइबर ऑप्टिक्स केबल है, ये हमारे पास एक टर्म आती है, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, उसके ऊपर काम करता है, TIR हम जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं। तो सारे क्वेश्चन देखो करवाए हुए हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो हमने नहीं डिस्कस किया हुआ है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस प्रोटोकॉल इज यूज। देखो रिट्रीव ईमेल करने के लिए दो ही प्रोटोकॉल हम यूज करते हैं, किसका, एक हम सर POP3 का यूज करते हैं, और दूसरा हम किसका यूज करते हैं, IMAP का यूज करते हैं। अब ये भी हमने 2-3 दिन पहले डिस्कस किया, ज़्यादा पुराना है नहीं ये भी। तो यहाँ पे भी क्या बन जाता, फर्स्ट आपका राइट आंसर बन जाता। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की इज यूज टू पेस्टिंग। देखो पेस्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, Ctrl+V का हम यूज करते हैं। Ctrl+C का हम कॉपी के लिए यूज करते हैं, Ctrl+P हम प्रिंट के लिए यूज करते हैं, वही हम Ctrl+C कॉपी के लिए यूज करते हैं, और Ctrl+X हम कट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बी है आपका क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। तो देखो सारे क्वेश्चन जो बच्चे पढ़ रहे हैं स्टार्टिंग से, उनको पता है सर आपने ये सारे क्वेश्चन ही डिस्कस करवाए हुए हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फंक्शन की इज यूज। देखो स्पेल चेक के लिए F7 का यूज़ करते हैं, है ना, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है। F2 हम यूज़ करते हैं जब हमें किसी, अगर हम एक्सेल की बात कर लेते हैं, तो अगर हमें कोई एडिट करना होता है ना, एडिट करना है सेल के कंटेंट, अगर हम किसी फाइल की वे में F2 का यूज़ करते हैं, तो फाइल में हम क्या करते हैं, किसी फाइल को अगर मुझे रीनेम करना हो, है ना, तो अलग अलग देखो ना, अलग अलग सॉफ्टवेयर के हिसाब से ना वो फंक्शन की का मैकेनिज्म चेंज हो जाता है। तो वही है, अगर आप एक्सेल की बात करते हो तो F2 एडिट करता है सेल को। वही अगर आप नॉर्मली किसी फाइल के ऊपर और आप उसकी फाइल का नाम चेंज करना चाहते हो, तब भी आप F2 का ही यूज़ करते हो। वहीं F5 आप यूज़ करते हो जब आप वेब ब्राउज़र की बात कर लेते हो। तो वेब ब्राउज़र में अगर आपको रिफ्रेश करना होता है, तब आप F5 का यूज़ करते हो ना, पेज को रिफ्रेश करना होता है। ओके, इसके अलावा नॉर्मल जैसे हमारे सिस्टम होते हैं, उनको भी रिफ्रेश करना होता है, तो हम F5 का यूज़ करते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमने कहीं ना कहीं डिस्कस की हुई हैं। बाकी F10, F11, F12 भी अलग अलग फंक्शंस कीज होती हैं। जैसे F11 हम जैसे डेल या फिर जो एक हमारे पास सिस्टम आता है, उनका मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा है, हाँ लेनोवो वगैरह जो होते हैं ना, डेल और लेनोवो, तो वहाँ पे F11 जैसे में मतलब उनके बूट मेन्यू में जाना होता है, तो हम F11 का काफ़ी यूज़ करते हैं। एंड इसके अलावा F1 हम काफ़ी यूज़ करते हैं। F1 आप सभी को होता है, हम हेल्प मेनू की बात करते हैं। तो वही क्वेश्चन है जो डिस्कस किए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर वायरस। देखो वायरस होता है कि हमने ये आपको पहले ही बताया कि वायरस ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब आप बोलोगे कि सर पता नहीं क्या क्या वायरस। वायरस मैंने को बोला है एक ऐसा प्रोग्राम है, मतलब वो प्रोग्राम मैंने बनाया है, पर आप किस लिए बनाया है, आपको इफेक्ट करने के लिए, आपके कंप्यूटर को ख़राब करने के लिए। तो वो क्या होता है, एक स्पेशल काइंड ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम ही होता है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, सी आपका यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। तो ऐसे करके आपने ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हेन अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर इज कनेक्टेड टुगेदर अ स्मॉल एरिया विदाउट द हेल्प ऑफ टेलीफोन लाइन इज कॉल्ड है। देखो आप क्या कर रहे हो, कोई भी एक छोटा नेटवर्क बना रहे हो, है ना, स्मॉल एरिया नेटवर्क। तो स्मॉल एरिया नेटवर्क को हम क्या बोल देते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर बन जाएगा। ये मैंने आपको चीज़ें समझाई भी थी कि एक लोकल एरिया नेटवर्क की कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कि एक आपका एक ऐसा नेटवर्क जो एक छोटी बिल्डिंग में या फिर एक छोटे घर में, अगर आपने कोई नेटवर्क बनाया हुआ है ना, और उसमें नेटवर्क में तो सारे डिवाइसेस आपस में कनेक्ट कर सकते हो। और वो डिपेंड करता है नेटवर्क, मैंने आपको बताया था नेटवर्क आप थ्रू वायर भी बना सकते हो और थ्रू आप वायरलेस भी बना सकते हो। और जो वायर नेटवर्क होता है इसको हम गाइडेड नेटवर्क बोल देते हैं, और जो वायरलेस नेटवर्क होता है इसको हम अनगाइडेड नेटवर्क बोल देते हैं। ये नेटवर्किंग के टर्म है। बस आपने ये समझना है कि जब भी हम तारों के थ्रू कोई नेटवर्क बनाते हैं तो उसको हम गाइडेड बोल देते हैं, और जब हम विदाउट वायर कोई नेटवर्क बनाते हैं तो उसको हम अनगाइडेड नेटवर्क हम बोल देते हैं। तो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क की बात करी थी कि आप छोटे एरिया में नेटवर्क बना रहे हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लोकल एरिया नेटवर्क हम उसको बोल देंगे। The next question है, using which of the following can be exchanged the text messages and a computer file over the small or larger area be done easily. This transfer may be either done in a local area network or a wide area network. तो इसमें क्या राइट आंसर बन जाएगा आपका, ईमेल आपका राइट आंसर बन जाएगा, है ना। देखो होता क्या है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में ही यहाँ पे आंसर दे रखा है। क्वेश्चन में क्या आंसर दे रखा है, देखो टर्म क्या क्या दे रखी है। आप क्या कर रहे हो, टेक्स्ट मैसेज भेज रहे हो, फर्स्ट पॉइंट तो ये दे रखा है। साथ ही साथ आप क्या कर रहे हो, कुछ फाइलें भी भेज रहे हो। फाइल कैसी भेज रहे हो, छोटी या फिर हल्की फुल्की थोड़ी बड़ी साइज की बेसिकली फाइल जब आप शेयर कर रहे हो एक छोटे या फिर एक बड़े एरिया के ऊपर, है ना। तो छोटे और बड़े एरिया के ऊपर अगर आपको कोई छोटी मोटी फाइल भेजनी है ना, तो वो कैसे भेजोगे आप थ्रू उसको ईमेल भेजोगे। ये ईमेल में आप मैसेज तो लिखते हो, ये हमने डिस्कस किया हुआ था। ईमेल में आप क्या करते हो, ईमेल में आप मैसेज भी लिख सकते हो, प्लस आप ईमेल में क्या कर सकते हो, फाइल्स को अटैच भी कर सकते हो, अटैचमेंट भी कर सकते हो। और कल को अगर एग्जाम ने क्वेश्चन पूछना होगा तो वो ये पूछ सकता है कि आपके जो अलग अलग बेसिकली ईमेल क्लाइंट्स हैं, जैसे आउटलुक है, चाहे आपका जीमेल है, वहाँ पे जो आपका अटैचमेंट आप लगा सकते हो, तो उसमें मैक्सिमम साइज़ कितना होता है। जैसे मैंने काफ़ी बच्चों से पूछा था तो उन्होंने बताया भी था कि सर 25 MB इज़ द मैक्सिमम साइज़ फॉर द अटैचमेंट इन अ जीमेल, है ना। ये चीज़ें हमने डिस्कस की हुई हैं। देखो वही क्वेश्चन है, बस आपको अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने तभी बार बार रिपीट करता हूँ ताकि क्वेश्चन के आप समझ पाओ। क्योंकि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, टेक्स्ट मैसेज भेज रहे हो। अगर यहाँ पे टेक्स्ट मैसेज नहीं होता ना, तब आप टिक कर सकते हो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, क्योंकि हम FTP का यूज़ करते हैं, है ना। फाइल्स को हम ट्रांसफर करेंगे, पर यहाँ पे ऐड कर दिया टेक्स्ट मैसेज। तो टेक्स्ट मैसेज आप कहाँ पे भेज सकते हो, सिर्फ और सिर्फ ईमेल के थ्रू ही भेज सकते हो। तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वही क्वेश्चन है जो मैं आपको बोल रहा था कि मैंने शायद कल या परसों ही करवाया हुआ आपको कि MS DOS में ना, ये बेसिकली वैसी क्वेश्चन नहीं था। उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे अलग अलग कि क्या क्या जो क्वेश्चन है जो एग्जामिनर पूछता है, कि डॉट बिन करके क्या होता है, बाइंडिंग के लिए टेम्प हमारी टेम्परेरी फाइल के लिए होता है ना। फिर इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि डॉट कॉम करके आता है ना। इसके अलावा इस है ना, ये सारे के सारे हमारे पास क्या होते हैं, ये सारे के सारे हमारे पास एक्सटेंशन होते हैं किसकी, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स की, है ना। ये आप देख सकते हो, शायद कल या परसों ही मैंने आपको ये करवाया हुआ था लास्ट, मतलब जो इससे पहले हमारा लेक्चर हुआ था वहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे अलग अलग टाइप ऑफ एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है। .txt होता है, डॉट बैच करके होता है ना, बैट करके, जिसमें बैच फाइल हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो MS DOS का मैंने आपको बताया था, तो MS DOS का क्या बन जाता है, .com हमारा बन जाता है। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर परफॉर्मिंग न्यूमेरिकल। देखो न्यूमेरिक और अर्थस्टैटिकल कैलकुलेशन करने के लिए आप किसका यूज़ करते हो, किसी भी स्प्रेडशीट का यूज़ करते हो, है ना। स्प्रेडशीट में क्या आ जाता है, हमारे पास एक्सेल आ जाता है ना। मतलब स्प्रेडशीट ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको स्टोर भी करते हैं रो एंड कॉलम की फॉर्म में, और उसके ऊपर कोई भी कैलकुलेशन भी परफॉर्म करते हैं, तो एक्सेल आ जाता है। इसके अलावा हमारे पास जैसे हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल आ जाता है। इसके अलावा हम वैसे देख लेते हैं ओपन ऑफिस का भी आता है। चलो आपके लिए एक सिंपल सा होमवर्क दूंगा मैं। हमने ना एक ओपन ऑफिस का भी पढ़ा था, ठीक है, ओपन ऑफिस कैल्क करके पढ़ा, तो मैंने आंसर ही बता दिया इसका। चलो ठीक है, रहना। तो यहाँ पे ना ओपन ऑफिस का भी एक सॉफ्टवेयर आता है, उसका नाम आता है कैल्क, है ना। जैसे हम MS एक्सेल का पढ़ते हैं, मतलब माइक्रोसॉफ्ट का पढ़ते हैं ना एक्सेल, जिसके लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं, वहीं हमारा एक ओपन ऑफिस का आता है, उसका प्रोडक्ट आता है कैल्क। जैसे एक्सेल है वैसे ही कैल्क है, पर किसका है ये, कैल्क हमारा ओपन ऑफिस का है।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बैकग्राउंड ऑफ ए कंप्यूटर। देखो हमेशा जो कंप्यूटर का स्क्रीन का बैकग्राउंड होता है, जो मैं आपको बार बार यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, तो मैं क्या बोलता हूँ, ये क्या हमारे पास डेस्कटॉप है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो सारी चीज़ें वही हैं जो हमने डिस्कस की हुई हैं, ज़्यादा टफ कुछ नहीं था यहाँ पे पेपर में। और नेक्स्ट है विच की इज़ द मोस्ट पावरफुल की प्लेस्ड ऑन अ कीबोर्ड दैट अलाउ द यूजर टू कैंसिल। और देखो जब भी आपको किसी चीज़ को कैंसिल करना है या फिर अबॉर्ट करना है ऑपरेशन, तो उसके लिए एस्केप की का यूज़ करते हैं। पता नहीं कितनी बार मैंने आपको ये चीज़ बताई है ना। अब भी आप गलत करोगे तो वो आपकी गलती होगी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग फीचर डिस्प्ले ईच स्लाइड ऑफ द पावर पॉइंट एज अ थंब। देखो थंबनेल व्यू के लिए मैंने आपको क्या बताया था, स्लाइड सॉर्टर व्यू। जब आपको अपनी स्लाइड ना ऐसे देखनी है कि आपने जो स्लाइड बनाई है आपको उसको ऐसे देखना है, थंबनेल व्यू में देखना है, तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन आ जाता है आपके पास, स्लाइड सॉर्टर आपके पास आ जाता है। तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू मिनिमाइज ऑल द विंडोज इन द विंडोज ऑपरेटिंग। देखो मिनिमाइज करनी है जब आपको सारी की सारी एक तरीके से विंडोज़ को मिनिमाइज़ करना है, तो उसके लिए आप किसका यूज़ करते हो। तो देखो यहाँ पे ना ये कॉन्ट्राडिक्ट है, क्योंकि देखो एक्चुअल में अगर देखा जाए यहाँ पे ए भी ठीक है और बी भी ठीक है, क्योंकि मैंने आपको ये दोनों ही शॉर्टकट की बताई थी कि हम विंडो लोगो प्लस डी का भी यूज़ करते हैं और एम का भी यूज़ करते हैं। मिनिमाइज़ के लिए हम एम भी यूज़ कर लेते हैं, पर ऐसा नहीं कि हम डी का यूज़ नहीं करते हैं, डी का भी यूज़ होता है। तो ये क्वेश्चन आपका ना, इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए और बी दोनों ही करेक्ट होने चाहिए, है ना। अभी देखते हैं आंसर की में ये क्या देते हैं, पर जो मैंने आपको बताया हुआ है और जो एक्चुअल में प्रैक्टिकलिटी वर्क करता है, तो वो दोनों ही वर्क करते हैं, है ना। विंडो लोगो डी भी वर्क करता है और विंडो लोगो एम भी वर्क करता है, किसके लिए, मिनिमाइज करने के लिए। तो यहाँ पे ए और बी आपका क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा, है ना। वैसे ही विंडो एल आपका जब आपको स्क्रीन को लॉक करना होता है ना, ये मैंने आपको बताया हुआ था। द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग शॉर्टकट की कैन बी यूज टू एड हाइपरलिंक। तो हाइपरलिंक के लिए कंट्रोल के का हम यूज करते हैं। काफी इजी क्वेश्चन है, टफ कुछ नहीं है, हमने काफी बार डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग टू की कैन बी यूज्ड इन अ कॉम्बिनेशन विद अदर की टू परफॉर्म शॉर्टकट एंड। देखो मैंने आपको क्या बताया था, जब मैंने स्टार्टिंग में आपको क्लास लिए थे, मैंने आपको बताया था हमारे पास क्या होता है, कुछ मॉडिफायर कीज होती हैं। मॉडिफायर कीज क्या होती हैं, एक ऐसी कीज होती है, देखो वही क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा हुआ है, शायद जो जिसने ये क्वेश्चन पेपर सेट किया वो मेरी वीडियो देखता हुआ है ना, लगता है ऐसे, क्योंकि जो से मैंने आपको करवाया हो ना जस्ट वैसे ही पॉइंट की वे में उसने क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसमें देखो वही क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग टू कीज कैन बी यूज्ड विद अ कॉम्बिनेशन, कि हम किसका यूज करते हैं कॉम्बिनेशन करने के लिए विद अदर की टू परफॉर्म द शॉर्टकट एंड स्पेशल टास्क। तो देखो मॉडिफायर की का हम यूज करते हैं, तो मॉडिफायर की का ही वही थ्योरी की वे में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया। तो देखो हम किसका यूज करते हैं, कंट्रोल अल्ट और इसके अलावा हम शिफ्ट का भी यूज करते हैं। तीन होते हैं वैसे मॉडिफायर हमारे, पर यहाँ पे इसने सिर्फ दो ही पूछे हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर बन जाएगा ना, कंट्रोल अल्ट, इसके अलावा तीसरा हमारे पास कौन सा होता है, शिफ्ट होता है। तो ये मॉडिफायर की यहाँ पे बात की है। तो ये ऐसे करके आपने ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच की कॉम्बिनेशन इज ट्रेडिशनली यूज टू फोर्स क्लोज अ नॉन रिस्पॉन्सिव एप्लीकेशन। देखो जब भी आपको किसी चीज़ को बंद करना है ना, तो बंद करने के लिए आप अल्ट प्लस F4 का यूज़ करोगे। प्रोग्राम को बंद करने की शॉर्टकट कमांड क्या होती है, अल्ट प्लस F4 होती है। वही कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस्केप हम यूज़ करते हैं जब हमें टास्क मैनेजर में जाना होता है। मैंने आपको ये चीज़ बताई भी थी टास्क मैनेजर में जाने के लिए। इसके अलावा शॉर्टकट कमांड मैंने आपको बताई थी, है ना, जब आप रन प्रॉम्प्ट में ओपन करते हो टास्क मैनेजर करके आप ओपन करते हो डॉट ई करके आप उसको वहाँ पे लिखते हो रन प्रॉम्प्ट के अंदर। जैसे आप ये वाली कमांड भी रन प्रॉम्प्ट के अंदर लिखोगे तब भी आपका टास्क मैनेजर ही ओपन होगा। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हुई हैं। विंडो एल जब हमें स्क्रीन को लॉक करना होता है, तो ऐसे करके ये सारी चीज़ें आपने मतलब अंडरस्टैंड करनी होती है ना। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बाकी कई जगह हम कंट्रोल अल्ट प्लस डिलीट का भी यूज़ कर लेते हैं ओपन टास्क मैनेजर करने के लिए। तो डिपेंड करता है कि हाँ, क्योंकि एज पर क्वेश्चन हमारे पास क्या बन गया है यहाँ पे, फर्स्ट यहाँ पे राइट आंसर बन जाएंगे। जब आपको क्लोज करना है ना, तो क्लोज के लिए अल्ट प्लस F4 का ही आप यूज़ करते हो। ओके अच्छा, तो मुझे लगता है यहीं तक थे, 80 तक के थे क्वेश्चन, है ना। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन थे, टफ कुछ क्वेश्चन नहीं है। सारे क्वेश्चन वही हैं जो हमने डिस्कस किए हुए हैं, है ना। जो बच्चे स्टार्टिंग से देख रहे हैं उनको तो पता है कि सर आपने सारे क्वेश्चन करवाए हुए हैं। जैसे आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, बट जब मैं एक्सप्लेन करता हूँ ना जो डाटा, वो डाटा की मैक्सिमम क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं और सारे के सारे क्वेश्चन वही है जो मैंने आपको करवाए हुए हैं। इसके अलावा आपको लगता है कि सर कोई चीज़ नहीं है, नहीं करवाई है, तो काइंडली वो आप कमेंट कर सकते हो। पर जहाँ तक हमने स्टार्टिंग से पढ़ा हुआ है, तो मैंने आपको हर एक छोटी छोटी चीज़ बताई है और वहीं से देखो सारे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, है ना। चलो ठीक है, आज के हम इतना ही क्लास रखते हैं। बाकी इसका जो नेक्स्ट जो आगे क्वेश्चन बनेंगे उनको नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लेंगे। ओके ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।